फिर आप ये मान लें कि आप उसके अंदर 25,000 पौधे लगा रहे हैं तो आपको 150 ग्राम बीज चाहिए। अब इससे ज़्यादा बीज ज़्यादा ही ज़्यादा है। सुपर का प्रयोग करें, डीएपी की ज़रूरत नहीं है आपको उड़ने की, क्योंकि डीएपी के अंदर फास्फोरस के साथ नाइट्रेट फॉर्म में यूरिया होती है और सुपर में हम यूरिया साथ में मिला के हम अपना काम चला सकते हैं। समझिए, धूप से क्या है, एक तो जितने भी फंगस बीमारी हैं वो वहाँ अपना घर नहीं बना पाती, जितने दुश्मन कीट रुकते नहीं। दूसरा क्या है, हम सघन खेती की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं, ज्वार और आपका जो गेहूं और धान। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे खेतों में हमें चने की खेती, सरसों की है, मूंग की है, ग्वार की है, तिल की है, ये सब बीज और मिट्टी का बैलेंस बनाने के बाद में निश्चित तौर पे इसमें पैदावार बढ़ेगी। और इससे धूप और हवा से आप जो कहते हैं ना बीमारी ज़्यादा आ गई थी हमारे खेत में, हमारी फसल जो है बढ़वार ज़्यादा कर गई, फल नहीं आई, ना तो कोई चीज़ कम होनी चाहिए, जैसे बीज आप कम डालेंगे तो घास होगा, ना ज़्यादा होनी चाहिए। इसी को बैलेंस बनाना एक किसान की एक बहुत बड़ी, ये समझो भी एक साइलेंस की शक्ति है उसके अंदर, कि वो जजमेंट करता है कि मिट्टी और इस मिट्टी में क्या फसल लगाऊं, कितना बीज डालूं, कितनी दूरी पे रखूं। हर खेत की अलग अलग पोजीशन है, सभी एक सी नकल मार के खेती नहीं कर सकते। आज अपने बात सरसों के बारे में करें तो एक तो सरसों की जो बुआई है जितना जल्दी हो सके 15 अक्टूबर तक संभवतः, क्योंकि 15 अक्टूबर तक अगर सरसों की बुआई आप कर लेते हो तो आगे आपकी नरमे की बुआई जल्दी हो जाएगी। इस बार की तरह नरमा आप लेट मत करें आगे से, वो आप ये समझो कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का लक्ष्य रखें आगे का नरमे की बुआई। दूसरा, सरसों के अंदर कई बार हम सरसों की बुआई करते हैं तो थोड़ी सी जल्दबाजी में, जैसे थोड़ी सी नमी ज़्यादा होती है, 50% वायु 50% नमी को हम 72 कह सकते हैं, उसमें जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के पानी बनता है, हाइड्रोजन के 2 अनुपात और ऑक्सीजन का 1, और उसकी जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो उसकी 72 बराबर में आप ये कह सकते हैं कि 72 आ गई। उसके अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन भी चाहिए उनको। तो अपने क्या कर रहे हैं कि जल्दबाजी के अंदर घबराहट में हम बुआई करते हैं, तो उससे क्या है कि फसल का उठाव अच्छा नहीं होता। एक तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, संभवतः आप 72 को सही 72 में बीजिए, थोड़ी सी अगर नमी कम कर लें वायु से तो भी कोई बात नहीं, मौसम ठीक है तो। दूसरा, थोड़ा सा आप बीज की मात्रा का, कई बार किसान पूछता है कि बीज कितना डालें, कैसे डालें, तो बीज जो है वो डिपेंड करता है किसान पे और टाइम पे और मौसम पे। जैसे अगर वो चाहे तो 2.25 फुट के या 2 फुट के पाड़े पे सरसों लगा सकता है, अगर मिट्टी में बहुत अच्छी उपजाऊ शक्ति है तो। जब 2-2.25 फुट के पाड़े पे हम लगा सकते हैं तो फिर पौधे से पौधे की दूरी भी हम 1 फीट तो कर ही सकते हैं। जब 2 फुट में मिल रहा है तो 1 फीट कर सकते हैं। तो इसमें इस हिसाब से अगर हम लगाएं तो उसमें मतलब आपकी 70-72 लाइनें बढ़ती हैं। 165 फुट का 165 बीघा होता है जो 5 कनाल का, उसमें फिर आप अगर 1 फीट पे करें तो 165 बना, 165 इंटू आपकी 72 लाइनों का जो बनेगा वो 11-12 हज़ार बीज बनेगा। आप 15 हज़ार बीज मानेंगे ना तो बड़ी मुश्किल से 6 ग्राम, 6.25 ग्राम, 1000 दानों का वजन है, 90 ग्राम बनेगा आपका सरसों का बीज। ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, इससे भी कम लगाने वाले बैठे हैं। तो फिर भी आप खेत के अनुसार देखें कि अगर आप 2 फुट 2.25 फुट वाला पाड़ रख रहे, 15 इंच वाला रख रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, 1.5 फीट पे भी कर सकते हैं। फिर आप ये मान लें कि आप उसके अंदर 25,000 पौधे लगा रहे हैं तो आपको 150 ग्राम बीज चाहिए। अब इससे ज़्यादा बीज ज़्यादा ही ज़्यादा है। आप इसमें फिर ये 10-20% एक्स्ट्रा डाल दें, आपको जर्मिनेशन का डर है, आपको किसी चीज़ का ये डर है कि भाई कि इसमें उगाव कम होगा या जल जाएगा या कुछ भी है, तो आप 20% 25% एक्स्ट्रा करेंगे तो भी 150 ग्राम को आपका बड़ी मुश्किल से 170-80 ग्राम बनेगा। ये इतना बीज चाहिए हमारे को। और इसके अंदर जब 170-80 ग्राम आप सरसों का बीज लगाएंगे, शुरू में हो सकता है आपको लोग कहेंगे कि ये कौन सी सरसों है, सरसों ही वो होगी। समझिए मेरी बात को, जब आप सही 72 से सही तरीके से आप लगाएंगे तो उसमें हाँ मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी के लिए आप थोड़ा प्रयास जरूर करें। उसमें आप गोबर की खाद है या कंपोस्ट खादें आती हैं बाज़ार में आजकल, वो भी आप कर सकते हैं। गोबर की खाद आप ज़्यादा मत डालें, मतलब 1 ट्राली से ज़्यादा ना डालें, ठीक है, या फिर आप कंपोस्ट करके डालें। दूसरा, उसमें फिर आप कर सकते हैं सरसों के अंदर सुपर का प्रयोग करें। डीएपी की ज़रूरत नहीं है आपको उड़ने की,
क्योंकि डीएपी के अंदर फास्फोरस के साथ नाइट्रेट फॉर्म में यूरिया होती है, और सुपर में हम यूरिया साथ में मिला के हम अपना काम चला सकते हैं। तो सुपर का एक बैग अच्छी कंपनी का आप डाल दें पहले, वो उस समय डाल दें जब आप रोनी निकाल रहे हैं, अभी खड़े नरमे में डाल दें, भले ही खड़ी फसल में डाल दें, उसके बाद आप पानी लगा लें तो उसके अंदर वो मिल जाएगा। यूरिया आप उस समय छिंटा लगा दें जब आप वो कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं पत्थर की, उस समय लगा दें। और फिर आप साथ में कोई बीजना चाहते हैं तो साथ में आप कोई भी जैसे सुपर मिला के बीज सकते हैं, या दानेदार कोई इस तरह का, जैसे माइक्रोराजा डालना है तो व्यायाम ग्रेनुअल है जैसे, वो आप बीज सकते हैं, वो साथ में मिला के बीज दें। उससे भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, उगाव अच्छा होगा। अपने चाहते हैं शुरू में पौधा जो है पेड़ बन जाए तो वो पेड़ बन जाएगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ का और ध्यान रखें, हम उस समय ज़्यादा गौर करते हैं, जैसे नरमे के अंदर इस बार विल्ट सूखने की बात है या और है, तो जब जड़ गलन या तना गलन आता है, स्केलेटोनिया स्केलेरोसिया, उस समय किसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अभी उसका इलाज है स्केलेरोसिया जो ज़मीन में पड़े हैं, जो जब हमने सरसों काटी है या और है, या साइडों से उड़ के आ जाते हैं, वो स्केलेरोसिया ज़मीन में पड़े रहते हैं। उसके ऊपर अभी जो आप ट्राइकोडर्मा जैसे आता है लिक्विड फॉर्म में ले लें या कोई भी है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना। तो उसके आप जैसे स्टेन्स का तो हम जैसे बताते रहते हैं बायोग्राफ, उसको तो आप थोड़ा सा पानी ले लें, 10 लीटर पानी, उसमें आधा 250 ग्राम गुड़ डाल लें, उसको गर्म करके ठंडा करके उसमें मिला लें, मल्टीप्लाई हो, या फिर गोबर की खाद में कंपोस्ट कर लें। उसको सही तरीके से पूरा मल्टीप्लाई करके आप खेत में छिंटा लगा दें, वो बीज के साथ भी लगा दें। इससे आपके खेत में तनागंड की समस्या से बहुत ही बड़ा बचाव होगा। दूसरा आपको क्या है कि मतलब जो ज़मीन में कल को कोई और फंगस आती है या अगली फसल नरमे में आती है तो वो भी नहीं आएगी। दूसरा, किसान कई बार सल्फर को ज़्यादा जोर देता है। सल्फर हमारे को ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा पीएच है तो आप आधा किलो डाल सकते हैं। सल्फर सोलुबलाइजर बैक्टीरिया पहले भी बताया था एक बार कि थायोबैसिलस है, वो बहुत काम की चीज़ है, आप उसका प्रयोग किया करो, ठीक है ना। वो आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें और उसको गोबर की खाद में भी या पानी के साथ, उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, आप करेंगे तो बहुत अच्छे हैं। वो आपको ब्रांड के नाम से अलग अलग मिल जाता है, तो वो आप खेत में डाल सकते हैं। और उसके बाद सरसों को पानी आपने जल्दी नहीं लगाना। ऐसा हम कई बार ज्वार में गलती करते हैं, किसान ज्वार हमेशा उसके ट्यूबवेल के पास बीजता है। ऐसा नहीं करना कि पानी सरसों को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब शुरू में आपने ये सारे तरीके अपनाए तो फसल का उठाव अच्छा होगा, वो ज़मीन को ढक जाएगी। आपको ज़मीन ढकने के बाद में आपको ज़रूरत ही नहीं है, हो सके तो उसमें कोई तिरपाली चल सके, हल चल सके तो वो चलाना है। उसके बाद आपको पानी लगाना है, और पानी भी आप ऊपर खड़े होकर लगाएंगे, हल्का पानी लगाएंगे, भर के नहीं लगाएंगे। वही बैलेंस उसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बना रहे, जिससे बेनिफिशियल माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती रहे। बेनिफिशियल माइक्रोब्स हमारी ज़मीन के अंदर खूब होते हैं, पहले थे, अब तो नहीं उतने, अभी भी हैं जो। तो उसके लिए हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मिट्टी का एक वातावरण का निर्माण करें मिट्टी के अंदर। जब तक हम मिट्टी के अंदर वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे, हम फसल अच्छी नहीं ले सकते। क्योंकि बेनिफिशियल माइक्रोब्स किसान अगर ध्यान दे, उनको पालने की कोशिश करे, तो फिर ये निश्चित है कि वो आपकी फसल को पालेंगे। और फिर आपको ये देखो भी एक ही पानी से आपकी फसल सरसों की अच्छी होगी। आपने देखा होगा जो ज़्यादा पानी लगाते हैं वो अच्छी नहीं होती, ज़्यादा नमी में बीमारी भी ज़्यादा आती है। और आप एक पानी से काम चलाने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा लेट करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे और फिर पानी लगाएंगे। अगर आपकी सरसों अच्छी नहीं चल रही किसी कारण से, आपको लग रहा है कि सरसों हमारी अच्छी नहीं चल रही, बड की सरसों है, या ठंड ज़्यादा आ गई या गर्मी ज़्यादा है, तो आप उसमें स्ट्रेस एलिवेटर कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। स्ट्रेस एलिवेटर के अंदर बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग आते हैं, इसमें ग्रीन मिराकल आता है और आता है, उसका स्प्रे कर दें आप। उससे आपकी फसल कोर में ही अच्छी चलेगी। समझिए मेरी बात को, कोर में अच्छी चलेगी तो उससे क्या होगा कि हम ये चाहते हैं कि बिना पानी लगाए ज़मीन ढक जाए पौधे। समझिए मेरी बात को, जब पौधा ज़मीन को ढक गया तो बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो है, सूरज की किरणें सीधी आ रही हैं जो, वो उसको रोकेंगे, और तब तक वो क्या नाम ज़मीन के अंदर वायु संचार बना रहेगा, और पानी लगाते ही वो फिर उसके अंदर नमी बनी रहेगी। मिट्टी का काम नमी को सोख के रखना है और बेनिफिशियल माइक्रोब्स को पालना है। पानी भर भर के लगाने से हमारी खेती नहीं होने वाली। बार बार पानी लगाएंगे, जो पंजाब की हालत है, भर भर के हम पानी लगाए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि आप जब फसल में धूप और हवा का प्रवेश जाएगा, जैसे अपने बीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बीमारी नहीं आएगी। समझिए, धूप से क्या है, एक तो जितने भी फंगस बीमारी हैं वो वहाँ अपना घर नहीं बना पाती, जितने दुश्मन कीट रुकते नहीं। दूसरा क्या है, हवा क्या है, हवा के अंदर क्या होता है, हवा में भी नमी होती है। समझिए मेरी बात को, हवा में नमी होती है,
और हवा, आपको ये पता होना चाहिए, अपने हमारे पौधे जो हैं हवा से नमी लेते हैं, समझिए मेरी बात को, हवा से नमी लेते हैं। और हवा जो है ना, हवा के अंदर पोषक तत्व भी होते हैं। जब हम सघन फसल लगाते हैं तो उसमें धूप हवा दोनों ही हम फायदा नहीं उठा पाते उसका, समझिए मेरी बात को। हवा से हमें पोषक तत्व नहीं मिलते हमारी पौधों को। और धूप जो उसके अंदर जो धूप का क्लोरोफिल बनाने में सहायक है, जो क्योंकि पौधे ऑटोट्रोफी है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो उसके अंदर धूप हवा का बहुत बड़ा प्रवेश है। और जब प्रवेश होगा तो आप निश्चित तौर पे बीमारी उसमें कम आएगी, और पौधे हवा से नमी लेंगे और प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएंगे। तो आपको ये सारी जो समस्या आप मानते हो सघन फसल से, और कई बार क्या उसकी जो ब्रांचें हैं मोनोपेडिया सिम्पेडिया वो भी कम निकलती है सघन फसल से, और उसमें फल वाली ब्रांचें नहीं आती। जब आप सही दूरी पे रखेंगे तो उसमें फल वाली ब्रांचें भी आएंगी, और पौधा लहराएगा, हवा धूप क्रॉस होगी, जिससे बीमारी आपके खेत में कम आएगी। हम सघन खेती की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं, ज्वार और आपका जो गेहूँ और धान। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे खेतों में हमें चने की खेती, सरसों की है, मूंग की है, ग्वार की है, तिल की है, अरहर की, ये सब बीज और मिट्टी का बैलेंस बनाने के बाद में निश्चित तौर पे इसमें पैदावार बढ़ेगी। और इससे धूप और हवा से आप जो कहते हैं ना बीमारी ज़्यादा आ गई थी हमारे खेत में, हमारी फसल जो है बढ़वार ज़्यादा कर गई, फल नहीं आई, ना तो कोई चीज़ कम होनी चाहिए, जैसे बीज आप कम डालेंगे तो घास होगा, ना ज़्यादा होनी चाहिए। इसी को बैलेंस बनाना एक किसान की एक बहुत बड़ी, ये समझो भी एक साइलेंस की शक्ति है उसके अंदर, कि वो जजमेंट करता है कि मिट्टी और इस मिट्टी में क्या फसल लगाऊं, कितना बीज डालूं, कितनी दूरी पे रखूं। हर खेत की अलग अलग पोजीशन है, सभी एक सी नकल मार के खेती नहीं कर सकते कि उसने बीज उतना डाला मैं भी उतना डाल दूं। ये अलग अलग खेत की अलग अलग पोजीशन है। आप अगर ऐसा करते हैं, इस मैनेजमेंट को अगर आप कर लेते हैं, बीज और जो आपका मैं पानी की बात कर रहा हूँ, इसका मैनेजमेंट अगर सही तरीके से कर लेते हो तो निश्चित तौर पे पैदावार आपकी अच्छी आएगी। ठीक है, हमारे डालने ना डालने से ही प्रॉब्लम आ रही है, हम कब डालें, कितना डालें, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें हम एक दूसरे से राय करके भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सरसों किसान इसको लगाए, सरसों की कोई आप ये मत सोचना कि सरसों के भाव कम होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारा तेल आयात हो रहा है, और अच्छा तेल जो अब भारत, इंडिया क्या पूरे बार विदेशी लोग भी सरसों का तेल खाने के लिए तैयार है। तो सरसों की खेती हमें करनी चाहिए। अभी एक दो वैरायटी और आई है जिसमें यूरिक एसिड वगैरह कम है, वो उसमें आप 1706 नंबर और एक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है, और एक और वैरायटी है जिसमें ये कम है, वो आप लगा सकते हैं। और एक 00 वाली जो वैरायटी है जिसमें 00 है, 000 है, तो उसके अंदर भी ये कम होता है, 2% से कम होता है। तो सरसों से भी आगे जो आप किसान ने काम करना है वो ये करना है कि वो इस तरह की वैरायटी लगाए जिसमें मार्केट के अंदर उसकी तेल की वैल्यू ज़्यादा बढ़े, और वो अपनी खुद की पैकिंग भी तेल निकाल के इस तरह से कर सकता है सिस्टम से। सरसों के अंदर भी बहुत बड़ा काम आगे होने वाला है, तो किसान को चाहिए कि वो उस पर अच्छे तरीके से काम करे। और अभी सरसों तो आप, मैं तो ये चाहूँगा कि आप चने की खेती भी करें, और चने के अंदर सरसों की आप आटा लगाएं, जैसे पहले हमारे बुजुर्ग लगाते थे। तो दोनों मिलवा खेती होएगी, मिश्रित खेती होएगी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सरसों की खेती आप गेहूँ लगाते हैं उसके बार बार भी खूब लगा सकते हैं इस तरह से। और गेहूँ में भी आपको पानी ज़्यादा नहीं देना, ये आप इस हमारे पुराने अनुभवों से देखो, जितना आप कम पानी दे सकते हैं और उसको मिट्टी को उसके अंदर बचा सकते हो, उतनी ही फसल आपकी अच्छी होने वाली है। ठीक है ना, जितना आप ज़्यादा भर के पानी देंगे, जितना आप जल्दी पानी लगाएंगे, जितना ज़्यादा पानी देंगे, इसी तरह खादों की बात है, जितना ज़्यादा बीज देंगे उतनी ही आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो सभी किसान भाइयों को यही निवेदन है कि आप सरसों की खेती भी करें, और अच्छे तरीके से आप सरसों के अंदर मैनेजमेंट करें, आप जजमेंट करें, आप उसी तरीके से जहाँ खेत के अनुसार है उसी अनुसार आप बीज और पानी की व्यवस्था करें, जिससे पैदावार हमारी बढ़ेगी। आपको डीएपी ईजी मिल रही है तो थोड़ी बहुत मिला लेनी तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जोर दें तो आप कंपोस्ट खाद पे जोर दें, गोबर की खाद पे, उन पर भरोसा करें, भरोसा करें। मैं आपको बताऊं, वो असल में खादें यही है जो आपकी ज़मीन के साथ साथ फसल को लास्ट अंतिम छोर तक फ़ायदा देती हैं। ये खादें जो आप कह रहे हैं ना, यूरिया, डीएपी, ये तुरंत लाभ दिखाती हैं, उसके बाद लंबे तौर पे इनके फ़ायदे नहीं मिलते हमें। समझ नहीं बात को, किसान मौके पे देखता है पानी का, यूरिया का असर मौके पे देखता है तो वो कहता है यार इसका रिजल्ट आ गया, जबकि वो रिजल्ट लंबे समय तक देने वाले नहीं है। इसलिए हमारी फसलें पीछे जाके पिट जाती हैं। हमें लगता है कि नरमा बहुत अच्छा था, बाद में कहते हैं यार नरमा हो ही को नहीं हो। तो आप लोग जो थोड़ा सा, यही निवेदन है, इस वातावरण को और बनाएं आप आपस में मिलकर। जैसे अपने इकट्ठे हुए हैं तो एक ग्रुप
मीटिंग, या मीटिंग से क्या है एक पॉजिटिव वातावरण का निर्माण होगा जिससे आप बने रहेंगे। नहीं तो हम अकेले अकेले दबाव में हैं। किसान अगर किसी चीज़ को समझ भी रहा है तो भी घबराहट में है, बोले क्या था बताइए हो सी कि नहीं हो सी, समझे नहीं बात को, ये एक प्रॉब्लम है। आप ऐसा ना करें, आप आपस में मिलके जब 10-5 आदमी कोई नहीं, अच्छा बहुत अच्छी बात है, ये सभी बातें बताओ। कई बार हम बीजने के बाद में 1 साल एक्सपेरिमेंट के बाद में फिर उसी एक्सपेरिमेंट पुराने पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, आप जो आपने सीख लिया वो नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। कई बार किसी किसान का कम बीज डालने से नुकसान भी हो सकता है, ऐसे हजारों में लाखों में एक आधा हो सकता है। मैं नहीं ऐसा है, वो गलत, वो फार्मर अनजान है, वो फार्मर अनजान है, बत्तर सही नहीं था, किसी कारण से हो सकता, पर वो कुछ जरूरी नहीं है। हम उस एक किसान के लिए दूसरे किसानों को ऐसा नहीं कर सकते कि उनको डर डर के बीज ज़्यादा डलवाते रहे, ये फैलाने वाली ना हो जाए डिमके, ऐसा नहीं करना। एक आधा कई बार ऐसा हो सकता है कि वो उसकी बत्तर सही नहीं थी, किसान बीजने में अनजान था थोड़ा सा, तो किसी कारण से ऐसा लगता है कि यार मेरा बीज कम था और मेरा, ऐसा नहीं होता, हालांकि नहीं होने वाला। फिर भी मैं आपको कहूँगा बीज, और जब तक पानी और खाद का आप सही मैनेजमेंट नहीं करेंगे, टाइम का भी, फसल के टाइम पीरियड का, तब तक हम उत्पादन में अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मैं तो आपको ये कहूँगा भी सरसों में जैसे आप बात कर रहे थे, सरसों के अंदर तो आप नीचे उतना फर्टिलाइजर ना डाल के स्प्रे द्वारा फोलियर फिटिंग दें, उसमें भी आप सक्सेस रहेंगे, समझिए मेरी बात को। सरसों के अंदर 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के स्प्रे करें आप कम से कम, ठीक है ना, नीचे नहीं करें उसके अंदर ज़्यादा। एक तो हमारी मिट्टी का हेल्थ खराब होती है, क्योंकि मिट्टी की हेल्थ को समझे बगैर हम खेती कैसे करेंगे। हम मिट्टी को बीमार समझ के चल रहे हैं, ये बीमार, हम इसको मानते हैं कमज़ोर होगी, हम वही चीज़ फिर दे रहे हैं जिससे वो बीमार है, जबकि मिट्टी बीमार है। हमारी मिट्टी बीमार है तो जैसे शुगर वाले पेशेंट की तरह है, उसे हम वही चीज़ फिर दिए जा रहे हैं, समझिए नहीं बात को। इसलिए मिट्टी का स्वास्थ्य रखना बहुत ज़रूरी है। जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो पौधा आपका स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो बीमारी से लड़ लेगा अपने आप ही, मौसम से लड़ देगा, कैसी पोजीशन है, ठीक है सर, धन्यवाद आपका।